मेन रोड में एक अच्छा सेंटर पॉइंट देखकर शारदा जैत्रा ब्यूटी पार्लर के नाम पे एक पार्लर शुरू करती है। हर दिन की तरह उस दिन भी वो सुबह के 10 बजे अपने स्कूटी से दुकान पे गई। दुकान बंद होने के कारण वो दुकान में काम करने वाली ममता को वहीं पे खड़े होकर फोन लगाती है। उस वक्त ममता ऑटो में थी। नमस्ते मैडम, आप दुकान आई हैं? नमस्ते ममता, हाँ अभी अभी आई हूँ। मैं निकल चुकी हूँ मैडम, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। देर हो गई है, वैसे कैसे आ रही हो तुम? ऑटो से आ रही हूँ मैडम, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें स्कूटी दूंगी, पर तुम तो सुनती नहीं, हमेशा आज्ञाकारी की तरह कहती हो नहीं चाहिए। अब ध्यान से आओ और देखते रहो ऑटो सही दिशा में आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है मैडम। इतना कहकर फोन रख देती है ममता। उधर ऑटो चलने लगता है और इधर शारदा अपने ब्यूटी पार्लर के सामने खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगती है। वहाँ थोड़ी ही दूर पे अनामिका नाम की एक लड़की, जो कि बिल्कुल विवाह योग्य थी पर फटे कपड़ों में थी, हाथ में उसका एक पुराना बैग था और वो प्लास्टिक कागज उठा रही थी। उसे देखकर शारदा उसके तरफ जाने लगती है। कौन है ये लड़की जो रोज आती है, प्लास्टिक सामान उठाती है और लेकर यहाँ से चली जाती है? इस तरह सोचते हुए वो अनामिका को देख रही होती है। तभी अनामिका नीचे से कुछ कचरा सामान उठाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। पास में ही एक वृद्धा महिला रोड पे बैठी हुई थी। शारदा की नजरें अनामिका पर ही थी। अनामिका उस बुजुर्ग महिला के पास जाती है, उसे उठाकर बैठाती है। अरे दादी, आपकी अभी उम्र है क्या काम करने की? हाथ पैर मेरे अभी भी चल रहे हैं तो काम करना ही पड़ेगा। काम नहीं करूंगी तो मुझे 2 वक्त का खाना कौन देगा? बेटे के पास नहीं, पेड़ के नीचे रहती हूँ। ठीक है, चलिए दादी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। नहीं बेटा, तुम किसी काम से जा रही थी ना। मैं पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाई हूँ, इसीलिए शायद बेहोश हो गई। क्या कहा? 2 दिनों से खाना नहीं खाया? हाय भगवान। इस तरह कहने पे वो जल्दी से अपने बैग से एक टिफिन बॉक्स निकाल के उस बुजुर्ग महिला को देती है। बुजुर्ग महिला डब्बा खोल के जल्दी जल्दी खाने लगती है। अनामिका एक पानी का बोतल लाके बुजुर्ग महिला को देती है। ये सब कुछ शारदा देख रही होती है। तभी एक ऑटो आके दुकान के सामने रुकती है। ऑटो से ममता उतर के ऑटो वाले को पैसे दे देती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग ममता। वो देखो, वो कागज चुनने वाली खुद है, लेकिन उस लड़की का दिल कितना बड़ा है। इस तरह कहने पे ममता भी अनामिका को देखती है। मैं इस लड़की को जानती हूँ मैडम, इसका नाम अनामिका है। इसे कोई काम नहीं मिला, इसीलिए ये कागज प्लास्टिक चुनती है और उसी से अपने बुजुर्ग माँ पिताजी का वो देखभाल करती है। तुम कैसे जानती हो उसे? जानती हूँ मैडम, बहुत दिनों से उसे जानती हूँ। यहीं पे वो घूमती फिरती है और कागज चुनती है। सुना है कि उसके माँ पिताजी घर में बहुत बीमार पड़े हैं। जाओ तो उसे एक बार बुला के ले आओ। शारदा के इस तरह कहने पे अनामिका, जो बुजुर्ग महिला के पास खड़ी थी, उसके पास ममता जाती है। अनामिका, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी, पर आप यहाँ क्यों आई है? मेरी मैडम तुम्हें बुलाने के लिए कही, एक बार उनसे मिल लो। चलिए। इस तरह कहकर अनामिका ममता के साथ शारदा के पास जाती है। वो शारदा को देखकर सर झुका के नमस्ते कहती है। शारदा भी नमस्ते कहती है। तुम बहुत महान लड़की हो। काम नहीं मिलने के बावजूद बिना झिझक के तुम रास्ते से कागज चुन रही हो और अपने परिवार को देख रही हो। मैं तुम्हें अपने तरफ से कुछ मदद करना चाहती हूँ। इस तरह कहकर शारदा कुछ पैसे निकाल के अनामिका को देती है। इस तरह खाली हाथ पैसा लेना ठीक नहीं होगा मैडम। अगर आपके पास कुछ काम है तो बोलिए, मैं कर देती हूँ, फिर पैसे लूंगी। ये तो मुझे भी अच्छा लगा। ममता, दुकान खोलो जरा। शारदा के कहने पे ममता दुकान खोलती है। ठीक है अनामिका, जाके झाड़ू लगाओ और पोछा भी मार दो। इस तरह से कहने पर अनामिका जल्दी से अंदर जाती है, फिर अच्छे से झाड़ू लगाती है और उसे पोंछ भी देती है। अनामिका का काम देखकर शारदा और ममता बहुत संतुष्ट होती है। शारदा खुश होकर अनामिका को पैसे देती है और अनामिका भी खुशी खुशी ले लेती है। अपने माँ पिताजी का ख्याल रखना। इस उम्र में ऐसा सेवा भाव, तुम महान हो। इस तरह कहकर अनामिका शारदा को नमस्ते करती है और वहाँ से चली जाती है। जब शारदा और ममता बातचीत कर ही रही थी, तब वहाँ सुहासिनी आती है। बताइए मैडम। यहाँ ब्यूटिशियन कौन है?
मैं ही हूँ, बैठिए। आप है? फिर मुझे नहीं चाहिए। मेरी उम्र देख के आप गलत मत समझिएगा। मैं सिर्फ बुजुर्ग दिखती हूँ, लेकिन मैं लेटेस्ट मेकअप कर सकती हूँ। आके करवाइए तो। सुहासिनी उसकी बातों पर भरोसा करके आके चेयर पे बैठ जाती है। बताइए क्या करवाना है? 1 घंटे के अंदर मेरी सगाई होने वाली है। समझ गई मैं, देखते रहिए बस। शारदा सुहासिनी का मेकअप करना शुरू करती है। उधर अमीर घर पे रमेश सोफे पे बैठकर कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी प्रसाद वहाँ आते हैं। ऑफिस नहीं जाकर यहाँ बैठे हो, क्या सोच रहे हो बेटा? शादी के बारे में सोच रहा हूँ। ऑफिस जाने से भी तो अब डर लगने लगा है। कोलीग्स, दोस्त शादी शादी करके परेशान कर दिए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या ऐसा जवाब दूं। ठीक है बेटा, आज तुम ऑफिस मत जाओ, हम दोनों सिनेमा देखने जाएंगे। इस तरह बातचीत के बाद प्रसाद और रमेश मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। उधर अनामिका पैसे लेकर अपने मिट्टी के घर में वापस आती है। घर पे आके देखती है अपने माँ पिताजी को, सुजाता और वीरू को, जिनके पैर नहीं थे तो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे। अनामिका को देख माँ पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। एक प्लेट में खाना लाके उन दोनों को खिलाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन शारदा के घर में, बेटा रमेश, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखी है, बिल्कुल साक्षात माँ लक्ष्मी। तुम शादी करोगे क्या? पहले उसे मुझे दिखाओ माँ, पसंद आई तो शादी करूँगा। मेरे दोस्त, कोलिग्स, सबकी पत्नियाँ बहुत खूबसूरत है। मैंने तुम्हारे लिए सुंदर पत्नी ही देखी है बेटा। शारदा, तुम अनामिका के बारे में कुछ कह रही थी ना? हाँ जी। रमेश और अनामिका की जोड़ी अच्छा ही रहेगा, दोनों अच्छे लगेंगे। ठीक है, मैं अनामिका से बात करती हूँ, एक दिन उसे देखने के लिए जाएंगे। प्रसाद और रमेश भी उसकी बातों पर तैयार हो जाते हैं। शारदा अपने ब्यूटी पार्लर में आती है। वो ममता से दुकान पे बात कर ही रही थी, तभी थोड़ी देर में अनामिका सड़क से गुजर रही होती है। ममता को भेजकर शारदा अनामिका को अपने दुकान में बुलाती है। शारदा अपने बेटी की शादी अनामिका से करवाना चाहती है, इस बारे में उसे बताती है। सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है। फिर अनामिका शारदा से कहने लगती है, मैडम, अगर मेरी शादी हो गई फिर तो मेरे माँ पिताजी अनाथ हो जाएंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी अनामिका, भरोसा रखो। इतना कहकर अनामिका को स्कूटी पे बैठाकर वो अपने अमीर घर में उसे ले आती है। वहाँ अनामिका को काले फटे हुए कपड़ों में देखकर रमेश का मानो कि चेहरा ही बन जाता है। शारदा ये बात गौर करती है। वो अनामिका को लेकर अंदर चली जाती है। हॉल में बैठकर प्रसाद रमेश को समझाने की कोशिश करने लगते हैं। उधर कमरे के अंदर शारदा अनामिका का अच्छे से मेकअप कर देती है और एक अच्छे से लहंगा पहना के उसे रेडी कर देती है। ये सब क्या है मैडम? चलो अनामिका। फिर शारदा अनामिका को साथ लेकर हॉल में जाती है। अनामिका देखने में बिल्कुल साक्षात माँ लक्ष्मी लग रही थी। रमेश उसे देखकर आश्चर्य हो जाता है, उसे देखता ही रह जाता है। माँ, मुझे अनामिका बहुत पसंद है। ये सब मेकअप है बेटा, पर अनामिका जब घर पे होती है ये सब वो कुछ नहीं लगाती है। पर मुझे वो काली अनामिका पसंद नहीं माँ। अब ये सब बात यहाँ मत करो, हम अभी उसके घर जा रहे हैं। उसके परिवार को देखने के बाद तुम ये सारी बातें कहना। अभी चलो, चलो बेटा। इतना कहकर फटे जुड़े कपड़े साथ में लेकर वो कार में बैठकर अनामिका के घर में जाते हैं। क्योंकि सुजाता वीरू के पैर नहीं थे, वो व्हील चेयर पे बैठे बैठे सबको देखकर नमस्ते कहते हैं। रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेटा रमेश, यही अनामिका की जिंदगी है। उसके माता पिता के पैर नहीं है और वो एकमात्र बेटी है। उसी के साथ साथ व्हील चेयर पे बैठे वीरू व्हील चेयर को धकेलते हुए रमेश के पास आकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं। बेटा, हमारी बेटी ने हमारे लिए बहुत कुछ त्याग किया है, सबसे ज्यादा अपनी खुशी। आप मेरी बेटी को अपना लो, शादी कर लो बेटा। इतना कहकर वो रोने लगते हैं। हाँ बेटा, हम चले जाएंगे, हमारी बेटी से शादी कर लो। एक माँ की तरह और एक आदमी की तरह वो सेवा करती है। इतना कहकर सुजाता रोने लगती है। ये देखकर अनामिका की आंखें भर आते हैं। प्रसाद और शारदा भी दुखी हो जाते हैं। बेटा रमेश, कोई खूबसूरत लड़की इस उम्र की क्या अपने माता पिता की इतनी देखभाल करती है? कोई लड़की इतनी जिम्मेदारी उठाती है क्या? पर अनामिका ये सब करती है। बेटी अगर अपनी माँ के लिए करे तो कोई बात नहीं, पर
अपने पिता के लिए भी कर रही है ये। जब मैं अपने पिताजी का देखभाल करती हूँ तो वो बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह लगते हैं। इस तरह कहकर अनामिका रोने लगती है। बस उसकी एक बात सुनकर रमेश बदल जाता है। उसे एहसास होता है कल अगर उसके माता पिता भी बुजुर्ग हो गए तो वो सेवा करने से पीछे नहीं हटेगी। ये सोचकर उसने कहा, सुंदरता मन में होना चाहिए, शरीर में नहीं। माँ, मैं अनामिका से शादी करना चाहता हूँ। हम सब एक ही घर में एक साथ रहेंगे। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर शुभ मुहूर्त देखकर अनामिका और रमेश की शादी करा दी जाती है। तब से अनामिका पूरे घर को अच्छे से संभालने लगती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। मिट्टी के रास्ते से होकर गांव की बहुरानी अनामिका अपने पति रमेश के साथ हरी हरी घासों की झुंड अपने सर पे लेकर चलते हुए जा रही होती है। अनामिका, सुबह से तुमने माँ को गौर किया क्या? क्या हो गया माँ जी को? वो तो ठीक ही है। ना ही उनके पैर टूटे हैं, ना ही उनके हाथ मुड़े हैं और ना ही उनकी जुबान कटी है। माँ तुम्हारे लिए बहुत मजाक है ना अनामिका? जब देखो तो कुछ ना कुछ कहते रहती हो। आपकी माँ मेरे लिए मौज मस्ती कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी शहर की बहुरानी आ रही है ना, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश है। वो शहर की बहुरानी आने के बाद तो मैं भी देखना चाहूंगी कि वो अपनी सासू माँ की सेवा कैसे करती है। फिर तुम मेरी माँ को ठीक से समझ ही नहीं पाई अनामिका। शहर की बहुरानी जब आएगी तो वो चाहेगी कि वही खुद काम करे ताकि बहुरानी को थोड़ा काम से आराम मिले। रमेश जब इस तरह से कह रहा था, अनामिका उसकी बातों को अनसुना करते हुए बस आगे चलने लगती है। अब रात का वक्त था। एक बड़े से मिट्टी के घर में प्रसाद अपने बेडरूम में आते हैं। बेड के ठीक बगल में रखा हुआ एक लकड़ी के टेबल पे उनकी पत्नी शारदा एक प्लेट भर के तला हुआ बादाम, एक प्लेट में तरह तरह के नमकीन, एक प्लेट भरा हुआ पकौड़ी और एक प्लेट बूंदी लाके रखती है। ये देखकर प्रसाद बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। ये क्या शारदा, तुम हमारे कमरे को किचन बना दी हो क्या? सब आपके लिए है जी। मेरे लिए? पर क्यों शारदा? तुमने तो पहले कभी नहीं बनाया। बड़ी बहू बनाना चाहती थी तो भी उसे मना कर दिया, पर आज खुद इतना सारा सामान बना के बेड के बगल में लाके रख दी। आखिर में बात क्या है? कोई वजह नहीं है। मेरा मन के अपने पति के लिए बनाने के लिए तो बना के ले आई। पर अभी तो मुझे खाने का मन नहीं है शारदा। जाके इन्हें किचन में रख दो। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, पर मैं नहीं सुनने वाली। बड़े प्यार से बनाया है, आपको कैसे भी इसे सुबह तक खाना होगा। शारदा के ऐसे कहने पर प्रसाद को पूरी बात समझ में आती है। शारदा, तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम ये सब मेरे प्यार के लिए नहीं कर रही हो। शहर से तुम्हारा छोटा बेटा आ रहा है, उसके लिए कर रही हो। ऐसा नहीं है। अगर छोटे बेटे के लिए ही प्यार था तो बना के मैं किचन में ही रख के आ सकती थी। यहाँ लेकर क्यों आती? क्योंकि छोटा बेटा और बहू आ रहे हैं, ये खबर तुम्हें रात में सोने नहीं दे रही है। तुम बस सुबह होने का इंतजार कर रही हो कि कब सुबह हो और तुम उन लोग से मिलके अपने मन को शांत करो। वो तो है जी। ऐसे ही मान लिया करो शारदा। अच्छा, तो अब ये बताओ कि बिना सोए हुए मैं जग के बैठा रहूं और इन सारी चीजों को खा लूं? बताओ क्या करना है शारदा? इस तरह पूछने पर शारदा शर्मा जाती है। रात के करीबन 11 बज रहे थे। विक्रम बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसकी पत्नी अमृता मॉडर्न कपड़े पहनकर बिल्कुल उसी के बगल में बैठी हुई थी और बस उसे ही देख रही थी। विक्रम, तुम किसी भूत के बगल में नहीं बैठे हो, तुम अपनी पत्नी अमृता के बगल में बैठे हुए हो। पर मुझे तो यही लग रहा है कि मैं किसी भूत के बगल में बैठा हूँ। इतने गुस्से में क्यों हो विक्रम? गुस्सा नहीं तो और क्या करूँ। हम खुशी खुशी ट्रैवल बस में लेट के सोते हुए अच्छे से बातचीत करते हुए माँ के घर जा सकते थे। मुझे ट्रैवल बस पसंद नहीं है विक्रम, मुझे उल्टियाँ आती है। मैं नहीं चाहती हूँ अपने परेशान होना और ना ही तुम्हें परेशान करना, इसीलिए गाड़ी से जाने के लिए कहा था। कार में जाने के लिए मैं बहस नहीं कर रहा हूँ अमृता। आप तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, पर अच्छे से गाड़ी भी तो नहीं चला रहे हैं।
पिछले 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ अमृता। अब तुम ही बताओ मुझे कैसा लग रहा है। आसपास कोई ढाबा दिखे तो वहीं रुको विक्रम, गर्मा गर्म चाय पियेंगे, उसके बाद हम फिर से चलेंगे। ये अच्छी बात कही है। अब तो थोड़ा मुस्कुरा दो विक्रम। इस तरह अमृता के कहने पे विक्रम अपने सारे दांत निकाल के हंसता है। तब अर्धरात्रि थी। प्रसाद सो रहे थे। शारदा खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रही थी। किशोर का दूध का वैन उसे थोड़ी ही दूर पे दिख रहा था। ये क्या, किशोर अपना दूध का वैन लेकर नहीं गया? इसका मतलब अभी तक सुबह नहीं हुई है। अभी अगर सुबह हो गई होती तो वो अपना वैन लेकर जरूर निकल गया होता। इसका मतलब अभी तक सुबह नहीं हुई है, पर वक्त कितना हो रहा होगा अभी। इस तरह सोचकर वो आकाश की तरफ देखती है कि पूरे ब्रह्मांड में छोटे छोटे तारे चमक रहे हैं। बाप रे, सारे तारे कैसे जगमगा रहे हैं। मतलब अभी भी मध्य रात्रि है, मतलब अभी भी बहुत समय है। एक बार जाके उन्हें जगा के पूछती हूँ कि वक्त कितना हो रहा है। इस तरह सोचकर वो अपने बेड के पास जाती है और फिर प्रसाद से कहती है, अजी अजी सुनिए ना, सुन रहे हैं? अजी सुनिए ना। इस तरह प्रसाद को वो जगाती है। प्रसाद नींद में ही अपनी आंखें खोलते खोलते, क्या हुआ शारदा? अजी टाइम कितना हुआ अभी? ये सुनकर प्रसाद को बड़ा गुस्सा आता है। वो नींद में ही अपनी आंखें खोलकर बड़ी बड़ी आंखें करके शारदा से कहते हैं, आइंदा फिर से पूछा ना तो तुम्हारी हत्या करके मैं खुद जेल चला जाऊंगा। हाँ बहुत हो गया, अब बताइए ना अभी कितना टाइम हो रहा है। शारदा के इस तरह से पूछने पर प्रसाद अपना तकिया लेकर कमरे से बाहर निकल आते हैं और बाहर से लॉक कर देते हैं। सोफे पर आके प्रसाद आराम से सो जाते हैं। उधर शारदा खिड़की के पास खड़ी होकर तभी भी किशोर का दूध का वैन देख रही होती है। दूध का वैन आगे निकलता है, मतलब आखिरकार सुबह हो ही गई। शारदा अपने मुख्य द्वार पर खड़ी होकर खुशी खुशी शहर से आने वाला बेटा विक्रम और बहू अमृता का इंतजार करने लगती है। तभी एक कार आके घर के सामने रुकती है। गाड़ी से विक्रम और अमृता नीचे उतर आते हैं और फिर शारदा के पास जाते हैं। ठीक उसी वक्त गांव की बहू अनामिका पीछे आंगन में बंधी हुई 2 गायों को लेकर घर के सामने आती है। उनमें से एक गाय अपनी पूंछ से अमृता के मुंह पे एक चमाट लगाती है। अमृता के मुंह पे गोबर लग जाता है। ये देखकर अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। शारदा को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है। अरे गांव की बहू, ये तुमने क्या किया? तुम मेरी शहर की बहू को घर पे आने नहीं दोगी क्या? अरे माँ जी, मैं आपकी शहर की बहू रानी अमृता के लिए बाधा नहीं हूँ। हर दिन मैं यही करती हूँ, इसीलिए किया। पर इस बीच गाय ऐसा करेगी, ये मुझे कैसे पता, बताइए जरा। इस तरह से कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। अमृता के मुंह पे गोबर देखकर विक्रम भी जोर जोर से हंसने लगता है। ठीक उसी समय प्रसाद भी उठ के बाहर आते हैं और शहर की बहुरानी के मुंह पे गोबर देखते हैं। अरे वाह शारदा, गांव की बहू ने तो शहर की बहू का बड़े अच्छे से स्वागत किया है। प्रसाद मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं। बहुरानी अमृता, जिसके मुंह पे गोबर लगे हुए थे, उसे बदबू बर्दाश्त नहीं होती। छी, कितनी बदबू आ रही है, मुझे शावर लेनी होगी, कहकर अमृता मुंह से अपना गोबर हटाती है और फिर जल्दी जल्दी घर के अंदर चली जाती है। अनामिका गायों को लेकर उन्हें खेत में चराने जाती है। अनामिका गायों को एक जगह बांध देती है हरी हरी घास खाने के लिए। तब तक रमेश, जो खेत में पानी डाल रहा होता है, वो अनामिका के पास आता है। अनामिका, शहर से भाई उसकी पत्नी आ गया है क्या? वो अभी अभी घर आए हैं। जाकर देखिए हमारी गौ माता ने शहर की बहू रानी का कैसे स्वागत किया है, और कहकर वो मुस्कुराने लगती है। मतलब गौ माता ने वो सब किया है? गोबर लगा हुआ अपना पूंछ वो अमृता के मुंह पर चला दी। अमृता के पूरे चेहरे पे मानो कि गोबर लग गया। ऐसा कहकर अनामिका हंसने लगती है। रमेश भी अमृता के मुंह पे कैसे गोबर लगा होगा ये सोच सोच के हंसने लगता है। एक दिन शारदा और अनामिका के बीच किसी बात को लेकर तर्क वितर्क चल रहे थे। तभी प्रसाद, रमेश, विक्रम और अमृता वहाँ पे आती है। क्या हो गया शारदा? वो कुछ भी करती है तो अनामिका आके शहर की बहू को वो करने के लिए मना करती है। वो कह ही रही थी तब तक अमृता चैलेंज कहती है।
मुझे क्या करना होगा अनामिका, बताओ। मैं करूंगी, जो बोलोगी मैं आज वही करूंगी। अमृता, तुम वो सब काम नहीं कर सकती हो। तुम गांव की बहुरानी नहीं हो, मेरी भाभी की तरह। इसीलिए तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी कुछ कह ले, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। भाभी अनामिका जो कहेंगी मैं वही काम करूंगी। वो इस तरह से कहती है। उसके बाद सभी लोग एक साथ भैंस को लेकर तालाब की तरफ जाते हैं। अनामिका भैंस को अच्छे से धोती है। जब वो भैंस धो रही थी तो भैंस वहीं पे अच्छे से खड़ी थी। पर अमृता जैसे ही गई भैंस को नहलाने के लिए, भैंस अपनी पूंछी से एक चमाट लगाई। जैसे ही उसने पूंछ से मारा, शहर की बहुरानी अमृता जाके सीधा पानी में गिरी। अब चूंकि भैंस से ये 2-4 बार मार खा चुकी थी तो अमृता को बड़ा गुस्सा आता है। अब अमृता गुस्से से इंग्लिश में डांटती है। बस भैंस अमृता को अपने सिंग पर बैठा लेती है और मिट्टी के रास्ते से होकर भागने लगती है। अमृता डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प, कोई है क्या, हेल्प। इस तरह वो चिल्लाती है। ये देखकर शारदा, प्रसाद, विक्रम, रमेश सभी चिंतित हो जाते हैं। पर अनामिका मुस्कुराती है। माँ जी, आपकी शहर की बहुरानी ऐसे ही जा रही है, वापस आने को गई है। हाँ भाभी, अमृता को बचाइए। डरो नहीं विक्रम, अमृता को कुछ नहीं होगा, आखिर में हमारी भैंस है। इतना कहकर अनामिका एक सीटी बजाती है। वो भैंस वहीं पे रुक जाती है। वो वापस आके सभी के सामने अमृता को नीचे उतार देती है। अमृता हाथ जोड़ के भैंस को नमस्ते करती है। उस दिन से सासू माँ शारदा और शहर की बहुरानी अमृता ने अनामिका से कभी भी ऊंच नीच बात नहीं की और तब से खुशी खुशी एक साथ रहने लगी।